और जेन एआई से मैं ये तो मानता हूँ कि होगा भाई, नौकरियां जाएंगी, बिल्कुल 100% है। तो अपने आप को जितना जल्दी जेन एआई से दूर कर लो कि भाई उस जगह पे जेन एआई पहुंच ही नहीं सकता। डेवऑप्स, एमएल ऑप्स, डेटा इंजीनियरिंग, इसको कभी जेन एआई नहीं पहुंच पाएगा इन जगह पे। तो वहां पे डाल के सेव कर लो और इनकी डिमांड 100% बढ़ेगी। यदि आप फ्रेशर हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आप बाकी सारी चीजें भूल जाइए, जेन एआई क्या कर रहा है दुनिया में, क्या नहीं कर रहा है। आपको केवल ये प्लेलिस्ट देखनी है। इस प्लेलिस्ट के बाद मैं गारंटी देता हूं, यदि आप अपने रिज्यूम में ये जो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं आप ऐड करेंगे, 100% जॉब गारंटी होगी। ये अगर आधा एक घंटा आपने अपनी लाइफ का मुझे दिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको या तो आगे के लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप होगे यार ये तो काम का ही नहीं मेरे लिए, या फिर आप सारे के सारे देखोगे, क्योंकि वो उस पूरे प्लेलिस्ट में आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एमएल ऑप्स की। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाली है जहां हम एमएल ऑप्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि एमएल ऑप्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको कौन कौन लोग कर सकते हैं, और क्या इसका फ्यूचर में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है या नहीं होने वाली है। सबसे पहले, हर एक कंपनी ने अपने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल निकाल लिए हैं। जैसे कि ओपन एआई ने चैट जीपीटी निकाला, वहीं मेटा का लामा मॉडल है, जेमिनाई गूगल का है, और डीप सीक भी आ चुका है अभी तो इसकी वजह से जो डेटा साइंस का फील्ड था, जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी एक बार डेटा साइंस इंजीनियर्स की, वो रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रही। यानी कि जो हमारे एमएल इंजीनियर है, डेटा साइंस इंजीनियर है, उनकी रिक्वायरमेंट कम हो चुकी है, क्योंकि उनकी ज़्यादातर जो टास्क होता था वो कोडिंग करना होता था, डेटा को एनालाइज करना होता था। हमारे जेन एआई मॉडल काफ़ी ज़्यादा कारगर हैं कोडिंग करने में और डेटा को एनालाइज करने में। लेकिन अभी तक उन्होंने एक डेटा इंजीनियर का तोड़ नहीं निकाला है, या डेवऑप्स इंजीनियर का तोड़ नहीं निकाला है। और ना ही फ्यूचर में जाके कभी जो डेवऑप्स का काम होता है, डेटा इंजीनियर का काम होता है, वो कोई भी कंपनी डायरेक्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मदद से करवाएगी। इसके पीछे कुछ रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि सिक्योरिटी का एस्पेक्ट होता है। जब भी आप जेन एआई मॉडल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको अपना डेटा प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि समझ लीजिएगा उदाहरण के लिए कि मेरी कंपनी है, उसके अंदर मैं एक क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, उसी के अंदर मैं अपनी सी आई सी डी पाइपलाइन बिल्ड कर रहा हूँ, या बाकी जो सारे ऑपरेशंस होते हैं वो कर रहा हूँ। अभी मुझे पता है कि मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट कैसी होगी, और इसकी वजह से लेट्स से कि मैं AWS का प्लेटफॉर्म अगर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने अपने पूरा डेटा का एक्सेस, या फिर जो मेरा रोड मैप है, या मेरा वो जो वर्क फ्लो होने वाला है डेटा का, उसका पूरी तरीके से एक्सेस मैंने AWS को भी नहीं दिया है। यदि मैं ये सारा एक्सेस ही जेन एआई को दे दूंगा तो मेरी कंपनी के सारे क्रेडेंशियल उपलब्ध हो जाएंगे उस जेन एआई के पास। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ भी सुनी होगी, जहां काफ़ी ज़्यादा जो डेटा होता है वो लीक हो जाता है ओपन एआई के द्वारा, यानी कि कोई हैकर्स ने हैक कर दिया था। तो इस वजह से जो इस तरीके के टास्क होते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं जेन एआई के द्वारा। यानी कि फ्यूचर में तो इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। अब चलिए मैं बात करता हूँ आपके लिए इसका क्या स्कोप रहेगा। मैं अभी गूगल में जाके दो चीज़ें सर्च करता हूँ। सबसे पहला मैं सर्च करता हूँ कि एमएल ऑप्स जॉब्स इन इंडिया। मैंने सिंपल एक कीवर्ड डाला है। सबसे पहले इंडिया में इसकी क्या मार्केट है, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी लिंक्डइन में 1000+ जॉब्स उपलब्ध हैं। लेकिन 1000+ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1000 होगा, तो ये 10,000+ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको केवल दिखाऊं कि नौकरी में इतनी जॉब्स हैं केवल और केवल फेब में, और मैं किसी भी एक जॉब को खोलता हूँ और वहां से चेक करता हूँ कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या मांग रखी है, तो यहाँ पे आप देखिएगा जो रिक्वायरमेंट मांग रखी है उसमें डायरेक्ट जाते हैं। देखिए, सी आई सी डी पाइपलाइन बनानी है, एम एल एल्गोरिथम आने चाहिए, डेवलप एंड टू एंड एम एल पाइपलाइंस आना चाहिए, मॉडल डेटा इंजेक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल वैलिडेशन, ठीक है, कोलैबोरेट विद डिफरेंट टीम्स। और ये कह रखा है कि कुछ कुछ हमारे ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स हैं उनके साथ फेमिलियर होना चाहिए, क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ फेमिलियर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जेनकिंस या फिर जो सी आई सी डी टूल्स होते हैं पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए, जैसे कि गिटलैब का है या गिटहब एक्शन है, इस तरह के आने चाहिए। लेकिन लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली देखिएगा, 3+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे इंक्लूडिंग करता है उनका एकेडमिक एक्सपीरियंस। यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपको वर्किंग एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये फील्ड ही बहुत ज़्यादा नया है, तो इसमें उतने हाई एक्सपीरियंस वाले लोग ही उपलब्ध नहीं होते हैं।
तो यदि आपके पास कम एक्सपीरियंस भी है, फिर भी आप इस फील्ड में बिल्कुल जा सकते हैं। मान लीजिएगा आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हैं, आप आराम से ट्रांजिशन कर सकते हैं, एमएल ऑप्स इंजीनियर पे बन सकते हैं, या फिर आप डेटा इंजीनियर हैं, आप एमएल ऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर आप डेटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर हैं, तो भी आप एमएल ऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये सारे लोगों के लिए ये लेक्चर होने वाला है। यदि आप फ्रेशर हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आप बाकी सारी चीजें भूल जाइए, जेन एआई क्या कर रहा है दुनिया में, क्या नहीं कर रहा है, आपको केवल ये प्लेलिस्ट देखनी है। इस प्लेलिस्ट के बाद मैं गारंटी देता हूं, यदि आप अपने रेज्यूम में ये जो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं आप ऐड करेंगे, 100% जॉब गारंटी होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमएल ऑप्स होता क्या है। एमएल ऑप्स हमारे एक शॉर्ट टर्म है जिसमें हम मशीन लर्निंग ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। यानी कि एमएल का मतलब है मशीन लर्निंग, ऑप्स का मतलब है ऑपरेशन। ये एक प्रैक्टिस है जहां हम कंबाइन करते हैं मशीन लर्निंग की टेक्निक्स को, डेटा साइंस की टेक्निक को, डेवऑप्स की टेक्निक के साथ, और इसको हम ऑटोमेट और स्ट्रीमलाइन करते हैं ताकि जो हमारा प्रोसेस होगा डिप्लॉइंग का, मैनेजमेंट का और मॉनिटरिंग का किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाए। तो एमएलऑप्स की तो ये डेफिनेशन हुई, लेकिन एमएलऑप्स सिंपल से एक कोई चीज नहीं है, ये एक सेट ऑफ टूल्स हैं जो कि हमारे जो डेटा साइंटिस्ट या फिर आईटी टीम के साथ कोलोब्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वो डेवलप भी कर पाए किसी भी सॉफ्टवेयर को, उसको डिप्लॉय भी कर पाए, उसको इजीली मेंटेन भी कर पाए। ये हमारा फोकस करता है ऑटोमेशन में, यानी कि जो 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 हमारे रिपीटिशन ऑफ टास्क हो रहे हैं उसको हम मिनिमम रखेंगे, और हम अपना इंश्योर करेंगे कि जो हमारा मॉडल परफॉर्मेंस है और जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा नए डेटा के साथ या डिलीवरी हो रही है मशीन लर्निंग मॉडल की, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास तीन मेन एस्पेक्ट हैं एमएल ऑप्स के। सबसे पहला ऑटोमेशन का, यानी कि हमें एक पाइपलाइन बिल्ड करनी है जहां पे हम डेटा को प्रिपेयर करेंगे और उसके थ्रू एक मॉडल डिप्लॉयमेंट की पूरी पाइपलाइन बनाएंगे। उसके बाद हम कोलैबोरेशन का करेंगे। अभी तक आप यदि डेटा साइंटिस्ट हैं या आप एक जनरल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपका कोलैबोरेशन और टीमों के साथ उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि यहाँ होने वाला है, क्योंकि ये ऑपरेशंस टीम के को साथ आपको मिला देगा। और उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो कैसा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बुरा कर रहा है तो हम उसमें सुधार लाएंगे। तो ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन। अगर आपने अभी तक यहीं तक देखा है तो आप बिल्कुल घबरा गए होंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम इन सब चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। जो चीज़ आपको यहाँ पे समझ में नहीं आई, जैसे कि पाइपलाइन का मतलब क्या होता है, हमारा जो कोलैबोरेशन के साथ मैं कह रहा हूँ आईटी ऑपरेशंस के साथ कोलैबोरेशन होगा वो क्या होता है, ये हम बिल्कुल आगे सीखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे पास कुछ प्री रिक्विजिट है, कि ये कुछ चीज़ें ऐसे उम्मीद होती है कि एक एमएलऑप्स इंजीनियर कोई बनना चाह रहा है या फिर इसका लिए कोई इंटरव्यू देना चाह रहा है, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए। तो उनमें उनकी तरफ देखें तो देखिएगा, सबसे पहले आपको एक पाइथन प्रोग्रामिंग है वो आनी चाहिए, क्योंकि आप डेटा साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग उसमें जो नाम ही एमएल है मशीन लर्निंग, तो उसकी बेसिक लैंग्वेज हमारी पाइथन होती है। तो पाइथन आपको आनी ही आनी चाहिए। यदि आप जावा या सी प्लस प्लस में काम करते हैं तो बहुत इजीली आप पाइथन एक दो हफ्ते के अंदर ही सीख सकते हैं। और मेरी तो खुद की लिस्ट भी पाइथन की उपलब्ध है, पूरी प्ले लिस्ट उपलब्ध है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताए हैं, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई आईडी होनी चाहिए, या फिर आपको आईडी में काम करना आना चाहिए, जैसे वीएस कोड, जो कि मैं आगे आने वाले डेमो में यूज करने वाला हूं। आप अपने मनपसंद आईडी को चूज कर सकते हैं। उसके अलावा डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि जो हम प्रोजेक्ट के बारे में या उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल के बारे में जान सकें। यदि आपको अभी तक डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप मेरी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट जाके ज़रूर दिखिएगा, वहां से आपको पहले ही बेसिक कम से कम सीखना पड़ेगा। तो हमारे पास कोई ऐसा टूल होना चाहिए जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर नज़र रख पाए या उनको सेव कर पाए, तो वो आना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम गिट के बारे में बात कर रहा हूँ कि गिट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्टेनराइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे डॉकर को हम कंटेनराइजेशन के लिए काम करते हैं, तो उसके बारे में हल्का बहुत पता होना चाहिए। बाकी मैं डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, गिट के बारे में, डॉकर के बारे में, या फिर ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क जैसे कि क्यूबरनेटिस, इसके बारे में। और थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि AWS या फिर एज़्योर या फिर गूगल क्लाउड कैसे काम करता है। तो इनकी केवल बेसिक नॉलेज चाहिए आपको। बेसिक नॉलेज इतनी ही नॉलेज होगी कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भैया ऐसा ऐसा होता है। बाकी तो आप इंटरनेट में सर्च करके या कि किसी का वीडियो लेक्चर देख के या फिर आप चैट जीपीटी से पूछ के आप जान ही लेंगे।
अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल क्या होती है। देखिए, अभी तक अगर आप अपने आप को एक बेसिक मशीन लर्निंग इंजीनियर मान के चलें, तो उसकी एक लाइफ साइकिल होती थी। उस लाइफ साइकिल को हम पहले समझ लेते हैं क्या होती थी। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या काम होता था कि जब भी हमारे पास कोई भी टास्क आता था, तो सबसे पहले उस टास्क के लिए हम डेटा को कलेक्ट करते थे। पूरी मशीन लर्निंग या एआई किसके ऊपर डिपेंड होती है? डेटा के ऊपर। तो हमने सबसे पहले डेटा कहीं से उठाया। अब वो डेटा क्या होता है? बहुत ज़्यादा गार्बेज होता है उसमें। ठीक है, डेटा क्लीनिंग करनी होती है, डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन करना होता है, ईडीए करना होता है, ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है। तो सबसे पहला टास्क है डेटा कलेक्शन के बाद हमने उस डेटा को प्रिपेयर किया कि ये डेटा खराब है, इसको प्रॉपर रखते हैं हम थोड़ा सा। तीसरा हमारा जो काम था कि हमने एक मॉडल चूज किया कि यार ये मेरे को लग रहा है कि ये लीनियर प्रॉब्लम है, तो इसमें लीनियर मॉडल के ऊपर काम करते हैं। या फिर अगर मैं कहूँ कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो बेस्ट क्लासिफिकेशन मॉडल जो है उसके ऊपर काम करते हैं। तो हमने एक मॉडल चूज कर लिया अब उस डेटा के ऊपर। अब जब हमने एक मॉडल चूज कर लिया, तो अब उस डेटा को हम स्प्लिट करेंगे और मॉडल चूज करने के बाद उसको ट्रेनिंग करेंगे कि इस मॉडल के साथ इसकी ट्रेनिंग करते हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है। यदि रिजल्ट हमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत लगता है, तो उसके बाद हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग या फिर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। लास्ट में हम मॉडल को इवेल्युएट करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा या बुरा है। अब इसके लिए आप डिफरेंट पैरामीटर ले सकते हैं, प्रिसीजन, रिकॉल, एक्यूरेसी, जो भी आपका पैरामीटर होगा उसके हिसाब से आप इवेल्युएट करते हैं और टेस्ट करते हैं। फिर हमारा जो लास्ट होता है, जहाँ पे हमारा एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर काम खत्म हो जाता है, वो होता है डिप्लॉयमेंट। यानी कि आप मॉडल को डिप्लॉय कर देते हो। या अभी तक आप अपने डेवऑप्स इंजीनियर को बता रहे थे कि यार ये मेरा YML फाइल है या फिर पिकल फाइल है, ये मैंने कंप्लीट मॉडल बना दिया, आप ले लो, आप इसके आगे की कार्यवाही आप करो। तो ये तो थी कंप्लीट मशीन लर्निंग की लाइफ साइकिल। लेकिन अब इससे थोड़ा सा भिन्न होने वाला है, हम थोड़ा सा अलग जाने वाले हैं। अब क्या अलग जाने वाले हैं, उससे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास अभी जब ये लाइफ साइकिल थी ही, तो हम ML ऑप्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ सर्टेन चैलेंजेस इसके लिए साथ उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप एज अ फ्रेशर हो, ठीक है, आप स्टार्ट कर चुके हो लर्निंग, आप यदि आप स्टार्ट कर चुके हो मशीन लर्निंग को सीखना, तो आप क्या कर रहे होगे? आप एक जुपिटर नोटबुक के ऊपर काम कर रहे होगे और उसी में सारा कोडिंग कर रहे होंगे। दुनिया भर में जितने भी फ्री कोर्सेज आप देखते हो या ये सारी चीज़ देखते हो, सब एक जुपिटर नोटबुक के ऊपर बड़ी बड़ी चीज़ें आपको करके दिखा देते हैं। लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो एक्चुअल में आप किसी एक कंपनी के लिए जब काम करोगे, इंडस्ट्री में आओगे, ऐसे एक जुपिटर नोटबुक में नहीं होता काम। उसके लिए कोडिंग स्टैंडर्ड चाहिए होता है। तो इस आप प्लेलिस्ट में ये पूरा कोडिंग स्टैंडर्ड आप सीखने वाले हो। ठीक है, तो ये हमारा एक चैलेंज था और इसको हम सीखेंगे। दूसरा है कि हमारा जो डेटा मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ठीक, यानी कि जब भी हम डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं या फिर प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो हमारा जो डेटा इंजेक्शन की टेक्निक होती है बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट होती है। हमें बहुत एफिशिएंट टेक्निक चाहिए होती है। या फिर जो हमारा आर्ट इफेक्ट्स होते हैं उसका मैनेजमेंट भी बहुत खराब होता है, या वर्जनिंग का। ठीक है, हम कोड की कोई वर्जनिंग नहीं रखते हैं। मान लीजिएगा आप जुपिटर नोटबुक में काम कर रहे हो, ठीक, आपने सबसे पहले एक मॉडल के लिए ट्राई किया, लेट्स से कि हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन के लिए सबसे पहले आपने लीनियर रिग्रेशन के ऊपर काम किया। ठीक है, आपने देखा कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर आपकी एक्यूरेसी सर्टेन पॉइंट तक आ रही है, 70% आ रही है। फिर आपने कहा नहीं नहीं यार, डिसीजन ट्री के ऊपर काम करते हैं। तो आपने उस कोड में चेंज किया, मॉडल का नाम चेंज किया, डिसीजन ट्री के कुछ पैरामीटर दिए, वो आ गई 85%, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर आपने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की, कुछ और किया, पैरामीटर बदले, ट्वीक किए, अब आपकी एक्यूरेसी आ गई 90%। फिर आपने कहा यार कि यार मैं जब डिसीजन ट्री के अंदर डेप्थ इंक्रीज कर रहा हूं, तो यार इसकी बढ़ जा रही है एक्यूरेसी। फिर आपने फिर से उसकी डेप्थ आपने इंक्रीज कर दी। फिर वो जो 90% पिछले बार एक्यूरेसी आई थी वो घट गई होगी 70%। अब आप परेशान हो गए, यार जो इससे अच्छा तो जो पिछली बार एक्यूरेसी आ रही थी वही सही थी, या फिर 2 बार पहले इससे जो एक्यूरेसी आई थी वो ज़्यादा अच्छी थी, ये तो एक्यूरेसी खराब हो गई। लेकिन हाँ, वो बैक नहीं जा पाता। अब हम सोचते हैं कि अपने दिमाग से यार अब क्या करें, हम कैसे करके रिकॉल करें वो सारी चीज़ें कि यार मेरी पिछली बार एक्यूरेसी क्या थी। अगर मैनुअली करने बैठोगे कंट्रोल जी करके, तो नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास वर्जनिंग होनी चाहिए कि हम एक मॉडल को, हमने इस मॉडल की वर्जन सेव कर लिए, ठीक है, इसके जो आर्ट इफेक्ट होंगे वो सेव कर लिए, उसको एक वर्जन नाम दे दिया कि यार ये लीनियर रिग्रेशन का वर्जन 1 है, फिर ये डिसीजन ट्री का वर्जन 1 है, डिसीजन ट्री का 1.2 है वर्जन, ऐसे करके सेव हम नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो ये भी हम सीखेंगे। उसके अलावा हमारे पास क्या चैलेंजेस थे कि अभी तक जो मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल है, इसमें हम पाइपलाइन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। कोई पाइपलाइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम अभी तक। अब पाइपलाइन आपका ये नहीं कि जो घरों में पाइपलाइन होती है, क्या होती है आगे चल के आप समझोगे।
उसके अलावा जो CI/CD के काम होते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को हम नहीं जानते। यदि जानते भी हैं तो ये अभी तक ऑटोमेटेड नहीं है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये काम नहीं कर रहा है। हम मैनुअली, अभी जो पूरी साइकिल दिखाई थी उसमें सब चीज मैनुअली कर रहे थे। अगर कितना अच्छा होता कि हम ये प्रोसेस को पूरा ऑटोमेट कर देते, तो वो नहीं कर पा रहे हैं हम। इसी वजह से हमें स्केलेबिलिटी और मॉनिटरिंग में डिफिकल्टी आती है। यानी कि ये तो स्मॉल स्केल में आप प्रोजेक्ट बनाते हो, जो भी आप बना रहे हो, ताकि आपका ये जो प्रोजेक्ट है किसी रिक्रूटर के पास जाए और उसको पता चले कि हाँ भाई इसको नॉलेज है। उसने एक दो पन्ने का आपका जो जुपिटर नोटबुक है वो देख ली, IPYBNB फाइल, उसने एक दो पन्ने का जो आपका जुपिटर नोटबुक की है वो देख ली। लेकिन उससे ऐसा नहीं होगा कि आपको कंपनी के अंदर भी वो एक ही पन्ने में काम करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी में तो बहुत वास्ट स्केल में प्रोजेक्ट बनते हैं। ठीक, और उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में कैसा काम चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, मॉडल कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये सारी चीजें अभी तक हमारी इस जो मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल में है, वो उपलब्ध नहीं है। और लास्ट चीज ये है कि हमारा जो टीम का कोलैबोरेशन है या कम्युनिकेशन है वो नहीं है। अभी अगर आप फ्रेशर हैं, जैसे मैं आपको तब से ताना मार रहा हूँ कि आप जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप A to Z सारे काम खुद ही कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि फ्रंट एंड कैसे बनाना है, आप स्ट्रीमलीट में आके बना देते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि डेटा गैदरिंग कैसे हो रही है, आपको केवल डेटा दिया जाता है, आप ये सारी चीजें कर लेते हैं। तो आपको अलग थलग रखा गया है अपने टीम के साथ, कोलैबोरेशन आपका अच्छा नहीं है अभी तक। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमारी करंट मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल है उसके साथ। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इसको दूर करेंगे। ठीक है, दूर करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको और समझाना चाहता हूँ। देखिएगा, ये लेक्चर लंबा जरूर होगा लेकिन आपको आराम से समझना है। ये अगर आधा एक घंटा आपने अपनी लाइफ का मुझे दिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको या तो आगे के लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप कहोगे यार ये तो काम का ही नहीं मेरे लिए, या फिर आप सारे के सारे देखोगे, क्योंकि वो उस पूरे प्लेलिस्ट में आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने वाली है। अब अगला कॉन्सेप्ट हम ये समझते हैं कि सबसे पहले ML Ops तो हमने अभी रिसेंटली सुना, लेकिन हमने इससे पहले DevOps सुनते थे। तो DevOps क्या होता है? तो देखिए, DevOps दो वर्ड से बना है, डेव प्लस ऑप्स। डेव का होता है डेवलपमेंट या फिर डेवलपर, ऑप्स का मतलब होता है ऑपरेशंस। तो दो टीम होती है कंपनी के अंदर, एक होती है डेवलपमेंट टीम, एक होती है ऑपरेशन टीम। तो सबसे पहले ये इन दोनों वर्ड्स का मिक्सचर है। सबसे पहले समझते हैं डेवलपर कौन होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट वो होता है जहां पे हम अपने प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का गोल क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या होगी। फिर हम अगला हमारा स्टेप होता है उसके अंदर कि हम, हमारे पास एक बार रिक्वायरमेंट पता लग गई, उसके बाद हम अपने कोड को लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम कोड लिख लिया, उसके बाद बिल्ड करना शुरू कर देंगे, यानी कि उस कोड के जरिए हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने लग जाएंगे। फिर लास्ट हमारा इसमें डेवलपमेंट का फेस होता है टेस्टिंग, ये हम अपने कोड को टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो कोड है वो सही है या नहीं है। यूनिट टेस्ट कर सकते हैं हम इसके लिए, या फिर सिस्टम टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो काम आता था वो आता था ऑपरेशंस वाली टीम का। तो ऑपरेशन वाली टीम क्या करती थी कि ये हमें, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता था, ठीक है, इसको डिप्लॉयमेंट के लिए ले जाती थी। यानी कि काम मेहनत हमने की, ये आगे जाके डिप्लॉयमेंट के लिए ले जा रही है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, उसके बाद वो डिप्लॉय कर देती थी हमारे सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन में। ठीक है, मेनली हम तीन इन्वायरमेंट की बात करते हैं जब भी हम इंडस्ट्री में काम करते हैं: डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, QA इन्वायरमेंट, और तीसरा होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो मेनली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में हमने काम कर लिया, और वही कोड हम पुश करते हैं QA में, वही हम प्रोडक्शन में पुश करते हैं। लेकिन ऑपरेशन वाले सारी मलाई उठा के ले जाते हैं कि वो हमारा सब कोड कोड हमारी मेहनत उठा के ले गए। उसके बाद वो उस कोड को रन करेंगे और मैनेज करेंगे एज ए सॉफ्टवेयर, और लास्ट में वो मॉनिटर करेंगे कि यार इसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, सॉफ्टवेयर का कोई इशू है या नहीं है। अगर होंगे तो दोबारा से हमें वो प्रोवाइड करेंगे कि यार ये प्लान है, ये दिक्कत है आपके सॉफ्टवेयर में, सही करके दो। तो ये एक इनफाइनाइट, आप देख रहे हो ना, इनफाइनाइट लूप चल रहा है ये डेवलपर और ऑपरेशंस के बीच में। तो ये तो कहलाता था डेवऑप्स। लेकिन हमने तो बात की थी ML Ops की, तो ML Ops के बारे में जानते हैं। ML Ops में कुछ नहीं हुआ, जो डेवऑप्स का काम था वो तो सही रहेगा, लेकिन इसमें हमने मशीन लर्निंग को भी जोड़ दिया। यानी कि डेवऑप्स वाला सारा काम हम करेंगे, लेकिन हम मशीन लर्निंग भी जोड़ देंगे। अब मशीन लर्निंग में क्या क्या चीजें जोड़ेंगे, क्योंकि मशीन लर्निंग इंजीनियर के पास मेनली क्या काम होते हैं जो एक कोडर के पास या फिर एक अन्य कोडर के पास नहीं होते, डेवलपर के पास नहीं होते। तीन ही केवल काम होते हैं एक्स्ट्रा। सबसे पहला उसको डेटा प्रिपरेशन करना होता है। ठीक है, कलेक्ट करना डेटा, उसको प्री प्रोसेस करना डेटा। दूसरा होता है मॉडल को ट्रेन करना, कि कौन सा मॉडल इस डेटा के लिए बेहतर रहेगा।
वो करना होता है। तीसरा होता है मॉडल इवोल्यूशन, की मॉडल को एक्यूरेसी कैसी आ रही है। तो इन तीन कामों को हमने डेवऑप्स के साथ जब जोड़ दिया तो हमें मिलता है एमएल ऑप्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द की लर्निंग एरियाज इन एमएल ऑप्स। हमारे पास एमएल ऑप्स में क्या सीखने के लिए है। याद रखिएगा, अभी मैंने आपको मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल की कुछ कमियां बताई हैं। हम एमएल ऑप्स में ये सारी की सारी कवर करने वाले हैं, प्लस हम डेवऑप्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम अपने कोडिंग स्टैंडर्ड को सुधारेंगे। जैसे हमने बात किया था, जो हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड खराब थे वो हम सुधारेंगे। उसके बाद हम मैनेज करेंगे अपने आर्टिफैक्ट और कंपोनेंट्स को, डेटा आर्टिफैक्ट्स या फिर जो हम पिकल फाइल बनाते थे उन सबको हम मैनेज करेंगे। और एक पाइपलाइन का मैनेजमेंट देखेंगे कि हम पाइपलाइन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, प्रॉपर एक पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं, या पाइपलाइन समझेंगे पाइपलाइन होता क्या है। बेसिक से कुछ नहीं पता तो आपको वो भी बेसिक से एकदम जीरो से बताने वाला हूँ मैं आपको। उसके अलावा हम कोड की वर्जनिंग की वजह से बात कर रहे थे कि मैं भूल गया भैया, मैंने पिछली बार क्या वर्जन रखा था, क्या मैंने अपने हाइपर पैरामीटर्स क्या डाल रखे थे, नहीं पता। उसके लिए हम गिट और गिटहब के ऊपर काम करेंगे। अगला लेक्चर मेरा गिटहब में ही होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा मॉडलिंग की या फिर वर्जन मॉडलिंग की। डेटा मॉडलिंग के लिए हम बेसिकली डेटा का हमें वर्जन को कंट्रोल करना होगा। उसके लिए हम डीवीसी का इस्तेमाल करेंगे। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा डेटा सेट को मैनेज करने के लिए काम आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम अपने जो मॉडल्स के वर्जन है डिफरेंट, हमने इस मॉडल का कौन सा वर्जन में काम किया है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने कौन से हाइपर पैरामीटर के साथ मेरी एक्यूरेसी 90% आई थी, या कौन से के साथ 95 आ रही है, किसके साथ 80 आ रही है। तो डेट हमारे मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, इन सबको ट्रैक करने के लिए हम यूज करेंगे एमएल फ्लो का। उसके बाद हम डेटा पाइपलाइन के लिए और एक्सपेरिमेंट के लिए भी सेम चीजें ही हम यूज करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, जहां पे हम सीखेंगे कि गिटहब एक्शन को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है सीआई सीडी के लिए। कॉन्टेनराइजेशन के लिए हम डॉकर और डॉकर हब के बारे में भी जानेंगे, और स्केलेबिलिटी और मॉनिटरिंग के लिए हम क्यूबरनेटिस का यूज करने वाले हैं। एट लास्ट मैं कुछ आपको एडब्ल्यूएस सर्विसेज के बारे में भी बताऊंगा, जो कि जर्नल होगी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं बताने वाला हूं मैं। जैसे कि आई एम रोल क्या होगा, ईसीआर क्या होगा, S3 EC2, और इस तरह की बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे फारगेट या लैम्बडा अगर हमें बनाने की जरूरत होगी तो उनके बारे में भी बताऊंगा। एट लास्ट मैं आपको कुछ ऑल इन वन सर्विसेज भी बताऊंगा। देखिएगा, ये जो सारी पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है, ये जितने मैंने डिफरेंट आपको यहाँ पे अभी तक सॉफ्टवेयर बताए ना, सबसे पहले कोडिंग का तो छोड़ देते हैं। जैसे गिट हो गया, गिट हब हो गया, डीवीसी हो गया, एमएल फ्लो हो गया, गिटहब एक्शन हो गया, डॉकर हो गया, डॉकर हब हो गया, क्यूबरनेटिस हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया। तो लगभग मैंने आपको 8-9 सॉफ्टवेयर के बारे में या टूल्स के बारे में आपको यहाँ बताया, या फ्रेमवर्क के बारे में। तो ये 8-9 चीजें अलग अलग मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी कंपनीज अलग अलग ही यूज करती हैं कि जो अपने इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है सॉफ्टवेयर, हम उसको यूज करेंगे, काफी कंपनीज ऐसा कहती है। लेकिन कुछ कंपनीज डायरेक्टली एक सोल्यूशन को ले लेती हैं, कि हमारी जो बड़ी बड़ी क्लाउड कंपनीज हैं उन्होंने अपनी ऑल इन वन सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी हैं, कि भैया आप तो आओ हमारे एडब्ल्यूएस के अंदर, सेज मेकर हम आपको दे देते हैं, आप सारा काम ये जो जितना अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू करवा रहे थे आप हमारे थ्रू कर लो। वैसे ही एज्योर एमएल है, एंड टू एंड मशीन लर्निंग सर्विस प्रोवाइड करता है। या फिर गूगल का वर्टेक्स एआई है, ये भी एंड टू एंड प्रोवाइड करता है। इनमें से मैं दो सर्विस आपको सिखाऊंगा, AWS SageMaker और Azure ML। अब अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको ये जो प्लेलिस्ट है इसको आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा से वहीं जाता हूँ अपने गूगल में, और मैं सेम फिर से यही चीज खोलता हूँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे पास जॉब्स आ रही हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको हम पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले देखिएगा एंड टू एंड पाइपलाइन, पाइपलाइन के बारे में हम सीखने ही वाले हैं। मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल, इसको मैंने बता ही दिया है आपको। डेटा ट्रांसफॉर्म, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल वैलिडेशन, ठीक है, मॉडल इवैल्यूएशन ओवर टाइम कैसे होगा, ये सब सिखाने वाला हूं मैं आपको। सीआई सीडी के बारे में मैंने आपको बताया ही था। एमएल एल्गोरिथम मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, आपको किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहिए आपको, जैसे कि जीसीपी, ठीक है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, या एश्योर, या फिर डॉकर, क्यूबरनेटिस, ठीक है, एमएल फ्लो, क्यूबर फ्लो, ठीक है, कोई भी फ्लो, मतलब जो हमारे मॉडल को सेव करने के लिए है एक्चुअल में, मॉडल के वर्जन्स को। ठीक है, उसके अलावा आपको डेवऑप्स की स्किल आनी चाहिए, जैसे लिनिक्स यूनिक्स, ठीक है, गिट ऑटोमेशन, गिट आना चाहिए आपको।
ठीक है। और CI/CD के लिए आप गिट लैब यूज़ कर सकते हैं या गिट ऐप एक्शन यूज़ कर सकते हैं। और ये तो बेसिक हो गया आपके पेंडास सीक्वल। तो ये देखिएगा, मैंने इस जो अगर आप इस कंपनी में अप्लाई करते तो इसकी लगभग लगभग मैंने 90% चीज़ें आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्ट ऐसी। अब मैं जो अगली भी खोल लेता हूँ, इसमें भी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना 90% चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको बाकी किसी और चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, CI/CD के बारे में बात कर रहा है, मॉडल ट्रेनिंग वैलिडेशन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ये भी पढ़ाने वाले हैं हम आपको। और उसके बाद डॉकर के बारे में बात कर रहा है, क्यूबरनेटिस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये तो सब चीज़ें बताने वाले हैं। बाकी टेंसर फ्लो, क्यूबर फ्लो, ML फ्लो, तो ये केवल फ्लोस को करने के लिए, कि मॉडल का फ्लो जानने के लिए। उसके बाद देखिए जेनकिंस CI/CD टूल, तो गिटहब एक्शन आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आपको कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में एक्सपीरियंस चाहिए तो वो बताने वाले हैं। गिट के बारे में आपको आना चाहिए कि गिट में वर्जन कंट्रोलिंग कैसे होती है, ये भी बिल्कुल बताने वाले हैं आपको। ठीक है, बिग डेटा नहीं बताने वाले, या फिर ये चीज़ें हो सकती है मैं नहीं बताऊंगा, कम से कम इस वाली प्लेलिस्ट लिस्ट में तो नहीं बताऊंगा। रेस्ट ऑफ द चीज, ठीक है, मैं आपको बताने ही वाला हूँ। जैसे ऑर्केस्ट्रेशन के लिए भी डॉकर, क्यूबरनेटिस, सारी चीज़ें ही मैं बता रहा हूँ। तो यानी कि इसमें भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 80 to 90% रिक्वायरमेंट आप इस JD की भी पूरी करेंगे इस पूरी प्लेलिस्ट होने के बाद। और याद रखिएगा, ये मैं तब कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक मशीन लर्निंग आती होगी, बेसिक पाइथन, उसके बाद भी मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा दूंगा और एकदम प्रोफिशिएंट होकर भेजूंगा। अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगेगी तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना जो कीमती कमेंट है ज़रूर दीजिएगा। ये मेरे को प्रोत्साहित करता है। और यदि अभी तक आपको मेरे बारे में नहीं पता, तो मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। पिछले 7 साल से मैं डेटा साइंस में काम करता हूँ। अभी मैं एल आई लिली इंडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 2 साल से एज ए सीनियर डेटा साइंटिस्ट उनके साथ काम कर रहा हूँ। और मैं अपने डेटा साइंस जर्नी में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुए। पहले हम भी जुपिटर नोटबुक में ही काम करते थे, स्टार्टिंग में सभी करते थे। फिर जब से जेन एआई आया तो हमारी दुनिया ही पलट गई है। और जेन एआई से मैं ये तो मानता हूँ कि होगा भाई, नौकरियां जाएंगी, बिल्कुल 100% है। तो अपने आप को जितना जल्दी जेन एआई से दूर कर लो कि भाई उस जगह पे जेन एआई पहुंच ही नहीं सकता। डेवऑप्स, ML ऑप्स, डेटा इंजीनियरिंग, इसको कभी जेन एआई नहीं पहुंच पाएगा इन जगह पे। तो वहां पे डाल के सेव कर लो, और इनकी डिमांड 100% बढ़ेगी। यदि आप मेरे साथ इस जर्नी में आगे भी आना चाहते हैं तो अपना नाम ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। डेटा साइंस वालों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।